पर तब तक कोई ये ख्याल नहीं था कि बॉम्बे जाना, ना मेरा जयपुर छोड़ने का मन था, ना मेरे को ऐसे था कि मेरे को इस फील्ड में कोई अपने करियर बनाना है। एक हाथ हमेशा पॉकेट में रहता था कि पॉकेट कट सकती है, यहाँ पे ये बताया गया। मुंबई को लेके बहुत सारा हुआ था। तो एक्टिंग करने ही आए थे या वहां पर भी आप राइटर थे, डायरेक्शन भी करते थे? यार पहले जो जमाना था तब मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा घर से माँ बाप के पैर छू के ये तो बोल के नहीं निकलता होगा कि मैं राइटर बनने जा रहा हूँ। तो मैं ऐसा कभी राइटर बनने का मेरा कोई चांस, तो मैं फिर उसके बाद अपना स्ट्रगल करता रहा। फिर इरफान सर ने मेरे को बोला यार तुमने अच्छा किया, बोले यार अंडरवेयर का ऐड है, तो मैंने पैसे तो बोला कि यार 300 रुपये। हेलो फ्रेंड्स, आजकल हम लोग बहुत सारे पॉडकास्ट देखते रहते हैं जिसमें बहुत इंस्पिरेशनल बातें होती हैं, अपनी लाइफ के बारे में लोग बताते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कौन से सेलिब्रिटी को बुलाऊंगी, तो मुझे ख्याल आया कि धीरज मेरे हस्बैंड से बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। वो पिछले 27-28 ईयर्स से मुंबई में हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, और बहुत बार कई बार मैं सोचती रहती हूँ कि उनकी ये जर्नी किस तरह की रही हो। और नॉर्मली जब मैं उनसे बातें करती हूँ तो वो कुछ बताते नहीं है, बट कैमरा ऑन होगा तो वो अपनी जर्नी मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं धीरज से। तो यार पक्का ये सब करवाएगी? हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोर करेगी लोगों को? बिल्कुल बोर नहीं होंगे। अच्छा बोलो, क्या बताऊं? यार मुझे सबसे पहले तो आपसे ये पूछना था कि आपने आज से 27-28 साल पहले जब ये सोचा कि मुझे मुंबई जाना है, तो क्या सोचकर आपने ये डिसाइड किया था कि मुझे मुंबई आना है? यार मैं एक तो 27-28 नहीं, मुझे ऑलमोस्ट 30 साल होने को आ गए। 30 साल? हाँ, मैं 95 सितंबर में मुंबई आया था और आज हम खड़े हैं 25 में, तो 30 साल हो गए। और रही बात कि मैं क्या सोच के आया था, क्या है, तो यार मैंने कुछ सोचा नहीं था। उस टाइम मैं 19 ईयर्स का था, कॉलेज में था, जयपुर में प्लेस किया करता था और अच्छा मज़ेदार था, तो मुझे प्लेस करने में मज़ा आता था, अच्छे कॉमेडी प्लेस किया करता था। और पर तब तक कोई ये ख्याल नहीं था कि बॉम्बे जाना, ना मेरा जयपुर छोड़ने का मन था, ना मेरे को ऐसे था कि मेरे को इस फील्ड में कोई अपने करियर बनाना है। पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, तो लगा था कि सीए बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, अपन अपना कॉमर्स ली हुई थी। फिर हमारे प्ले में कुछ जो मुझसे 3-4-5 साल सीनियर कुछ लोग थे, तो वो लोग मुंबई आ रहे थे। उनकी ग्रेजुएशन हो गई थी, तो वो लोग मुंबई आ रहे थे। तो उनको एक ने बुलाया, अरे मैं थोड़ा सा दोस्ती वाला लोग आदमी था, तो अरे चलना तू भी चल, मजा आएगा। मैं भाई अपना तो कॉलेज चल रहा है, अरे चलना 1 साल के लिए करके आते हैं कॉलेज, तो वहाँ से कर लेना, आ जाना एग्जाम देने। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर लगा घर में तो जाने देंगे नहीं यार ऐसे मुंबई। मैंने कहा बात तो आप ठीक बोल रहे हो। फिर दोस्तों ने बोला चलना, तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। एंड मम्मी से करना चाहता है, देखना चाहता है, इतने अच्छे नाटक करता है, जाने दो ना। तो मम्मी ने सपोर्ट किया और मैं उन दोस्तों के साथ 1 साल के लिए मुंबई आया था कि 1 साल देखते हैं, फिर वापस अपन नहीं हुआ तो रवाना हो जाएंगे। और ये मान के आया था कि वापस ही जाना पड़ेगा, अपना क्या होगा। तो इस तरह से मुंबई आना हुआ मेरा। मतलब तो एक्टिंग करने ही आए थे या वहां पर भी आप राइटर थे, डायरेक्शन भी करते थे? यार पहले जो जमाना था तब मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा घर से माँ बाप के पैर छू के ये तो बोल के नहीं निकलता होगा कि मैं राइटर बनने जा रहा हूँ, हाँ, या एडिटर बनने जा रहा हूँ। जितने भी बच्चे घर से निकले हैं वो सब एक्टर बनने निकलते थे, है ना। पहले के ज़माने में होता था ना, चला मुरारी हीरो बनने, और आ गया हीरो, और हीरो बनेगा, तो वैसे ही होते थे। हम भी अब प्ले करते थे तो एक्टिंग करने ही आए थे। तो फिर यहाँ पर आके कैसे लोगों से आपने मिलना शुरू किया? कैसे आपको पहला प्रोजेक्ट आपका मिला? यार पहला यहाँ आके ना, एक तो मेरे लिए शहर इतना बड़ा था, मतलब हम जयपुर से आए थे, और यहाँ आके जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, और मतलब जो पहले कहते थे ना बिल्डिंग देखना मत वरना किसी को पता चल जाएगा कि तू नया आया है, तो वही लिटरली वही था कि देखते हो डर लगता था, कोई मेरे को देख तो नहीं रहा कि मैं इतनी ऊंची बिल्डिंग को देख रहा हूँ। एक हाथ हमेशा पॉकेट में रहता था कि पॉकेट कट सकती है, यहाँ पे ये बताया गया था। हाँ। मुंबई को लेके बहुत सारा हुआ था। तो फिर हम 2-3 दोस्तों ने एक कमरा, एक 1 रूम था जिसकी उसी में अटैच लाइट बाथ था, उसी में किचन थी, मतलब उसमें 3-4 लोग सो सकते थे, बस इतनी जगह थी। एक ही रूम में? एक ही रूम, उसमें नीचे गद्दे बिछा लो। तो वैसे वाले रूम में रहे। फिर उसमें भी एक बड़ा कमाल था कि जब आए थे तो पता लगा जिससे रूम लिया था वो हमारा कोई जानकार था, तो उसने रूम कमरा दे दिया, पर उसके कमरे में फ़ैन नहीं था। और महीना यही था सितंबर एंड और अक्टूबर हीट बहुत ख़राब होती है मुंबई की। अब फ़ैन नहीं था, तो अब गर्मी लगे वहाँ, तो इतनी भयंकर पसीने पसीने हो जाए तो क्या करें क्या। तो अब ये हुआ कि भाई मैंने मेरे फ्रेंड को बोला यार एक पंखा खरीद लेते हैं, जो 500-1000 रुपये लगेंगे ले लेते हैं। वो कंजूस टाइप का आदमी था। उसने बोला नहीं मैं तो जब दिवाली पे जयपुर जाऊंगा अभी 2 महीने बाद, तब मैं लेके आऊँगा। मैंने भाई 2 महीने में तो हम जल भून जाएंगे यहाँ पे। तो उसने पंखा नहीं लिया बस। तो हम क्या करते थे, हम सामने वाला जो हमारा जो फ्लैट था, उनकी आंटी को बोलते हैं आंटी थोड़ा दरवाज़ा खोल दो, कि बिकॉज हवा वहाँ से चलती थी, तो उनका दरवाज़ा खुलता था तो हवा हमारे घर में आती थी। तो हम उनसे बोलते प्लीज़ थोड़ा दरवाज़ा, वैसे ही हवा हमारी चलती थी। रात को सोए तो गर्मी, अब रात को तो बोल नहीं सकते कि भाई आप दरवाज़ा खोल दो, तो हम लोग जाके छत पे सोते थे।
अब लेकिन ये जाता हुआ जो होता है सितंबर एंड और अक्टूबर में, इसमें बारिश जैसे अभी भी कभी कभी आ जाती, तो हम सोते थे गद्दे बिछा के छत पे और बारिश, फिर गद्दे लपेटो नीचे, नीचे आके गर्मी लगती थी, बारिश रुक जाती थी, फिर गद्दे लेके छत पे, फिर भागो, फिर नीचे। तो ऐसा सब चलता था। फिर बसेस में घूमते थे, मतलब तब हमारे पैसे ऑटो के भी नहीं होते थे, 2-2 घंटे बस की लाइन में खड़े रहते थे, ऑफिस जाके, तब ये सब तो था नहीं, इंटरनेट और फोन। हाँ, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि उस टाइम पे तो मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे, तो आप लोग कैसे लोगों को कांटेक्ट करते थे? किसी के ऑफिस में जाना, अभी तो हम लोग मेल कर देते हैं, पिक्चर्स व्हाट्सएप कर देते हैं, तब कैसे करते थे? यार वो बड़ा मजेदार था, मतलब वो यादों में हमेशा रहेगा वो टाइम। तब क्या होता था कि वो डायरेक्टरी आया करती थी जिसमें सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के नंबर हुआ करते थे, फिल्म डायरेक्टरी। हाँ। तो हम जहाँ रहते थे वहाँ सारे स्ट्रगलर ही रहते थे उस मोहल्ले पे, तो उस डायरेक्टरी में सबके नंबर ढूंढा करते थे। फिर पीसीओ हुआ करते थे, तो पीसीओ में वो सिक्का डालो और बात करो, वैसे आप खड़े रहते थे। तो फिर हम वो डायरेक्टरी में नंबर ढूंढ के कि सुभाष घई, श्याम बेनेगल, यश चोपड़ा, ऐसे बड़े बड़े नाम लेके, और फिर पीसीओ में सारे स्ट्रगलर की लाइन लगी होती थी। कई बार मैंने भी किया, अंदर जाके फिर बात करते थे नंबर लगा के, हेलो सुभाष घई जी बोल रहे हैं? सुभाष घई जी मैं धीरज बोल रहा हूँ। अब जैसे मेरे को जानते होंगे, सुभाष घई जी मैं धीरज बोल रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ एक्टिंग के सिलसिले में, मैं जयपुर से आया हूँ। और फिर वहाँ से फ़ोन रख दिया जाता था। अब ऐसे सब कर पीछे वाले हंसते थे कि देखो इसको सुभाष घई को फ़ोन लगा रहा, बट ऑप्शन नहीं था। फिर हम जाके फ़ोटो अपनी बड़ा मॉडलिंग टाइप फ़ोटो खिंचवाते थे, ऐसे बॉडी वॉडी दिखा के स्टूडियो में जाके, और फिर फ़ोटो की गड्डी बनाते थे, मतलब 10-20-50 तरह की फ़ोटो लेके, उसकी एल्बम लेके झोले में डाल के स्टूडियो जाते थे, ऑफिस जाते थे। फिर पूछते थे कोई है, कोई होता था फ़ोटो दे आते थे। किसी डायरेक्टर ने फ़ोटो ले ली तो बहुत खुश हो जाते थे कि 2 फ़ोटो लिए, शायद बुलाएगा ये। तो वैसा वाला पूरा वो बड़ा मज़ेदार था। स्ट्रगल थी, स्ट्रगल तो क्या बोलूँगा मैं, मतलब स्ट्रगल तो क्या होता है, हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है। बड़ा मज़ेदार था। बट आजकल तो क्या है, बच्चों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट है, गूगल है, सब पता है। हमारे पास तो कुछ था नहीं, तो हम तो सीधा मुंबई से ट्रेन से उतरे थे और काम स्ट्रगल शुरू। और फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कुछ। यार फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने ऑडिशन दिया था जी टीवी में। पहले अब याद हो तो 31 दिसंबर को ये ऐसे घूमने फिरने वाले और ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और गोवा जा रहे हैं, ये सब नहीं हुआ करता। लोग घर में टीवी देखा करते थे, और टीवी पे रंगारंग प्रोग्राम आया करते थे, वो देखते थे। जब मैं आया था तब ओनली दूरदर्शन के अलावा जी टीवी था। तो जी टीवी में भी ऐसा है कि 31 दिसंबर का प्रोग्राम बनने वाला था, जिसमें कुछ रंगारंग डांस, गाने और एक छोटी स्किट थी, जिसमें एक किरदार था, चंद्रा स्वामी एक हुआ करते थे, दाढ़ी वाले थे उस टाइम के। तो उनका एक कुछ कॉमेडी की स्किट थी, तो उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, बिकॉज मैं कॉमेडी में हमेशा ठीक था। तो वो मुझे एक 2 मिनट की शेखर सुमन के साथ वो स्किट थी, जिसमें मैं चंद्रा स्वामी हूँ, शेखर सुमन मेरा इंटरव्यू ले रहे, और वो 31 दिसंबर को टेलीकास्ट होना था। तो मेरा अक्टूबर में मैं आया था और दिसंबर में वो पहला काम मेरा टेलीकास्ट हो गया था। तो मेरा घर में, मोहल्ले में सबको बता दिया गया था कि धीरज सरना टीवी में आने वाले, जी टीवी में आने वाले 31 तारीख की रात को। लेकिन हाल ये था कि हम तो आने वाले थे, पर घर में हमारे पास टीवी नहीं था, बिकॉज मैं तो यहाँ बिल्कुल ही एक फ्लैट में था। तो अब जब आना था तो कहाँ देखूं? तब ये हुआ कि गोरेगांव स्टेशन पे एक दुकान थी, मेडिकल शॉप अभी भी है वो, तो वहाँ हम जाके खड़े हुए। मैंने कुछ जानबूझ के कोई दवाई सैरिडोन ली। फिर बोला भैया ज़रा वो जी टीवी लगा दोगे? तो क्यों? मैंने यार वो कुछ आने वाला है, उसमें मैं आऊँगा। तो उसने मेरी शक्ल देखी, बोले तू आएगा? मैंने भाई आएगा कुछ मेरा। तो बेचारे ने जी टीवी लगा दिया। अब वेट कर रहे हैं मेरा कब आएगा, मेरा कब आएगा। फाइनली वो स्किट आई, घर घर में सब खुशी। और वो मेरा पहला काम था, छोटा सा था, इतना सा काम मुझे मिला था, 1.5 मिनट का। अच्छा, और फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट? उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट मिला, पता चला जी कोई एक डायरेक्टर है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने चाणक्य बनाया था। पता चला कि वो कोई सीरियल बनाने के लिए राजस्थान जा रहे हैं। ये भी बात दिसंबर की है, इसके बाद ही। तो अब बीइंग ए राजस्थानी, मतलब जहाँ मैं रह रहा हूँ और जयपुर का होने के कारण, मुझे लगा यार चलो इनसे मिलके आते। तो हम पहुँचे, फटाफट मैं गया फोटो वोटो लेके। तो डॉक्टर साहब से मिला, ही वॉज वेरी पोलाइट। तो बड़े अच्छे से मिले, मुझे देखा, बोले अरे राजस्थान से हो, जयपुर से हो, तुम्हारी नाक भी लंबी है, तुम लगते राजस्थानी हो। मैं हूँ पंजाबी वैसे। तो रोल, मैंने कहा सर कोई भी काम हो दे दो आप सर। तो बोले ठीक है, तू एक काम कर, अभी रोल तो मैंने सोचा नहीं है, तू आ जा, मैं बोलता हूँ प्रोडक्शन को, तुझे लेके चलेंगे, फिर देखते हैं रोल। अब वो बोल के चले गए, मेरे को और मेरे दोस्त दोनों का सिलेक्शन। वो तो अपने फ्लाइट से पहले निकल गए सब लोग। अब हम जो है वो प्रोडक्शन की गाड़ी पीछे थी, बाद में 2 दिन बाद जानी थी, जिसमें सारा वो तंबू और बर्तन और सिलेंडर सब जाने थे। उस वाली बस में बिठा दिया हम दोनों को, और 6-8 जूनियर आर्टिस्ट और ऐसे वाले लोग थे प्रोडक्शन वाले। अब वो बस बॉम्बे से जानी थी राजस्थान, सामोद पैलेस। तो वो जर्नी थी कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 घंटे की। बाप रे। और बस में सीट मिली थी आखिरी की जो सीट होती है, उसमें आप उछलते हो, खड्डा आता ही ना। और तब ये सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, सड़कों में खड्डे थे। तो मुझे याद है हम ऐसे बैठते थे और थोड़ी देर में छत से टकराते थे जाके, टाक,
फिर नीचे आते थे ठाक, पूरा रास्ता 25 घंटे ऐसे। और जो हमारे साथ प्रोडक्शन वाले थे उनको पता नहीं था कि हम कौन है। वो हमसे पूछते थे क्या रोल कर रहे थे, हमें रोल पता ही नहीं। उन्होंने कहा था कि आ जाओ देखेंगे। तो वो हमको अब कोई खाना खाने उतर रहे हैं तो हमको कोई बुला ही नहीं रहा। फिर हम जाते थे, हम भी खा लें खाना। कहते आप कौन? वो हमको बुलाया है, कौन सा रोल पता नहीं है, ऐसे वाला करके फिर हम सामोद पहुंचे। अब सोचो कि उस टाइम हम पहुंचे तो रात को 3 बजे हमारी बस पहुंची सामोद पैलेस में, और ठंड का टाइम, दिसंबर का महीना था, दिसंबर हाँ या जनवरी फर्स्ट वीक था। उस ठंड के टाइम पे हम पहुंचे और वहाँ पे सबके नाम की बुकिंग है, सबके। और हमारा, मैंने कहा मेरा नाम धीरज सरना, राजकुमार खत्री है, कौन हो आप? मैंने हमारा कुछ होगा, नहीं आपके नाम का कुछ नहीं। और सब अपना अपना सामान लेके अपने अपने कमरों में चले गए। और मैं और मेरा फ्रेंड वो ठठुरती हुई रात में खड़े हुए, राजस्थान की रात तुम इमेजिन करो, हड्डियों में घुसती है वो ठंड, हम दोनों खड़े हुए, जगह ही नहीं है। अब रात को मैं उनको, डॉक्टर साहब को कैसे जगाऊं कि सर आपने बुलाया था, मैं क्या, अब समझ नहीं आ रहा क्या करे। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा दोस्त हम शूटिंग ले आए हैं, एक्टर है यार, तो कोई देख लो कोई जगह हो तो उसने वहाँ घोड़े वोड़े कोई बंदे रहते थे, अस्तबल टाइप था वहाँ पे, जो घोड़े वाले चलाते हैं जो अस्तबल में जो घोड़े को, वहाँ उनकी कोई टूटी हुई चारपाई थी, बोला आप उन पे सो जाओ। और इतनी ठंड में? उतनी ठंड में हमारे पास ना रजाई ना कुछ, उस चारपाई पे जाके, टूटी हुई चारपाई पे हम दोनों सोए, कुकड़ू होते रहे पूरी रात। सुबह उठे, फिर हम सुबह उठ के वो होटल में गए जहाँ सब लोग रुके थे। फिर वहाँ दूर से देखा कि वो डॉक्टर साहब और बड़े जो एक्टर्स थे उनके साथ उनकी मीटिंग चल रही है। हम रात भर के जागे हुए, डरे हुए कि बात कैसे करें, वेट कर रहे थे कि झिझक बहुत थी। फिर वेट कर रहे थे कि वो वहाँ से सर उठे तो बात करूँ। फिर वो मीटिंग चलती रही, फिर उठ के वो आए तो फिर मैं पहुँचा सामने। मैंने कहा हेलो सर। अरे आ गया तू? पहुँचा? मैंने हाँ सर। कैसा रहा, क्या कहाँ रुका है? मैंने सर वो तो अस्तबल में रुका हूँ रात को। तो अस्तबल में? मैंने सर वो जगह ही नहीं थी, कुछ हमारे बुकिंग ही नहीं थी। अरे नहीं। फिर उन्हें रहने का, हमारा जो बाकी जो लोग थे उनके साथ करवाया। फिर वो पहला काम हुआ, लेकिन उसमें कोई रोल था नहीं एज सच, बिकॉज कास्टिंग तो हो चुकी थी, बड़े रोल हो चुके थे, और हम तो ऐसे ही उनको था कि कहीं यूज़ कर लेंगे। अब फिर रोज शूटिंग लगे, हमको वो पहना दें, भाला वाला पहना के, टोपी लगा के खड़ा कर दें, हम भी खड़े हो जाए। फिर रोल तो कहते हैं अभी देखते देखते करते हैं। अब खड़े रहे, रोज वेट करते रहे। अब हमारे सामने शूटिंग चल रही है, हम दोनों बैठे हैं भाला वाला पकड़ के, कभी तलवार लेके, फाइट सीक्वेंस में। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ एक एक्टर था, वो खाने वाला जो महाराज था, जो खाने का जिसके पास डिपार्टमेंट था, उसको एक्टिंग का शौक था, उसको कोई रोल दे दिया था। अब वो रोल तो उसने कर लिया, उसकी मूछें बड़ी बड़ी थी, पर जब डायलॉग बोलने की बारी आया तो वो फंबल मारे जाए, 1 फंबल 2 फंबल 50 रीटेक हो गए, उससे बोला नहीं जाए। तो फिर डॉक्टर साहब परेशान हुए, बोले अरे यार क्या करें, अब रात का टाइम किसको करें। तो फिर मेरे पे नजर गई, तू बोल लेगा? मैंने हाँ। पक्का? मैंने हाँ बोल लूँगा सर। तो 4 लाइनें थी, मुझे दी, एक्शन हुआ, मैंने बोल ली। बड़े खुश हो गए लोग, बोले एक्टर है। तो मेरा एक्टर ही है यार, हम तो बड़े बड़े रोल करता था, अब यहाँ के ऐसे हो गए, क्या करें, जानते नहीं थे। फिर कुछ छोटे मोटे रोल जो थे वो मिलने लगे कि 2 लाइन वाला। फिर वो कोई, फिर याद है मुझे रेगिस्तान में शूटिंग हुई, रात को ठंड के टाइम पे रेगिस्तान में शूटिंग हो रही है। उसमें अपन सिपह सलार बने हुए हैं, तलवार लेके दुश्मन के या किसके खेमे में थे। तो फाइट मास्टर आके धप धप, तू गिरेगा, मिट्टी में गिरेगा, नंगे बदन खड़ा कर दिया। अब वो कर रहे हैं। अब वहाँ पे जो बड़े आर्टिस्ट थे उनका तो जैसे शॉट कटे तो वो उनके जो बॉय वॉय है वो फटाफट कंबल रजाई ला के उनको दे दे और पूरा वो आग वाग लगा दे। और हम गरीब टाइप अपन कड़कती ठंड में, बिल्कुल अपने को तो कभी मिट्टी में गिर रहे हैं कोई पूछने वाला था नहीं, बिकॉज अपना कुछ रोल ही नहीं था। जैसे तैसे वो निपटाया, बट मतलब ठीक है, वो पहला एक्सपीरियंस था तो वो भी अपनी जगह सही थे। ऐसे जब जानते नहीं तो क्या देंगे, पर ठीक है वो वाला काम किया उसमें जो छोटा। और अल्टीमेटली वो सीरियल कभी बना नहीं, बन तो गया पर आया नहीं, तो वो रह गया। वो मेरा पहला आउटडोर का बड़ा काम था। तो उसके बाद फिर क्या सोचा आपने कि अभी एक्टिंग ही कंटिन्यू करूंगा, या उसके बाद ही डिसाइड कर लिया था कि चलो यार राइटिंग में ट्राई करते? नहीं, वैसे राइटिंग मेरे दूर दूर तक ख्याल में नहीं थी। मैं बेसिकली एक्टर ही हूँ आज भी, तो मुझे एक्टिंग ही अच्छी लगती है और एक्टिंग का ही मन था। राइटिंग का तो मैं अपने जयपुर में प्लेज वगैरह लिख लिया करता था, बट वो मेरे को आलस आता है लिखने में, तो मैं ऐसा कभी राइटर बनने का मेरा कोई चांस। तो मैं फिर उसके बाद अपना स्ट्रगल करता रहा, फोटो बांटता रहा, काम ढूंढता रहा। मेरे को जैसे एक काम मिला, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मुझे एक सीरियल बनता था गीता रहस्य, नीतीश भारद्वाज जो कृष्ण बने थे महाभारत में, उनका वो सीरियल था, वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो मैंने ऑडिशन दिया, तो वहां मेरा सिलेक्शन हो गया कंस का जासूस इस रोल के लिए। और कंस बने थे अपने इरफान खान जी। इरफान खान, अरे तो इरफान खान वो भी जयपुर से थे, तो उनका मैं हमेशा से फैन रहा हूँ। तो मुझे वो उनके जासूस का रोल मिल गया और एक ही सीन था। तो सर अब मैं बड़ा एक्साइटेड, जब रोल मिला तब मैं जयपुर में था, तो फोन आया आप कर लोगे। तो मैं ट्रेन में लटकता पटकता, तब रिजर्वेशन नहीं होती थी फ्लाइट का, तो हमारे पैसे नहीं होते थे, जनरल के डब्बे में खड़ा होकर पहुंचा कि शूटिंग है आपकी, ये है फिल्म सिटी में।
तो बड़े एक्साइटेडली पहुंचा, शाम को 4 बजे बुलाया गया कि आपका सीन होगा। 4 बजे से बैठा रहा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पैकअप, आपका सीन आज नहीं होगा। तब मुझे तय किया था कि आपको 700 रुपये मिलेंगे रोज़ के। मैं तो 700 रुपये, तो मेरे को मन में आ रहा कि 700 रुपये देंगे कि नहीं, बिठा तो लिया पूरा दिन। फिर मैंने ठीक है, बोले आपका अभी कल होगा। फिर अगले दिन फ़ोन आया 4 बजे आ जाओ। फिर मैं गया, फिर मेरे को वो पहना दिया पूरा आभूषण और वैसा राज जो। फिर मैं बैठा रहा। फिर एक ने आके बोला आज नहीं हो रहा पैकअप। ऐसा 4 बार हुआ, और 5वीं बार तो ऐसा हुआ जब मैं जाता था लोग हंसते थे, अरे फिर आ गया, इसका होगा तो है ही नहीं। अब मैं एम्बेरस भी होता था यार, अब नहीं हो रहा तो मेरा कसूर थोड़ी यार, मैं तो आके बैठा ही हूँ। फिर मुझे मेकअप वेकअप कर दिया, और लास्ट डे ऐसा हुआ कि मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, मुझे लगा नहीं होगा। अचानक ये बोलो आपका सीन हो रहा है, आपका सीन हो रहा है। आप याद है डायलॉग, याद है? मैंने भाई 5 दिन से याद करके बैठा हूँ यार, याद है ना। तो अभी इनको रेडी करो, फटाफट रेडी किया। फिर बोले अभी लास्ट शॉट है। फिर उसका शिफ्ट पैकअप हो रहा है। अब मैं तैयार होकर जा रहा हूँ, तो मेरे को एक आदमी बोल रहा है भाई जल्दी कर देना, नहीं तो हमारा शिफ्ट खत्म हो जाएगी। मैंने यार अभी जाने तो दे यार। फिर आगे गया, एक दूसरा वाला कह रहा है भाई जल्दी कर देना, नहीं तो हमारा शिफ्ट बढ़ जाएगी। मैं घबराता जा रहा हूँ। फिर एक एडी आया, डायलॉग याद है? मैंने हाँ सुना दी, हाँ ठीक है आगे चलो। फिर दूसरा एडी, डायलॉग याद है? मैंने हाँ, बढ़ाना मत, रीटेक मत देना। मैंने डरा के यार डायलॉग सुनो, उसको सुनाया। ये करता मैं पहुंचा वहां जहाँ अपने नीतीश भारद्वाज और इरफान सर बैठे हुए थे। तो नीतीश ने बोला कि धीरज 1 टेक कर रहे हैं, इसमें कोई कट नहीं होगा बिकॉज हमारी शिफ्ट बढ़ जाएगी, और आखिरी हमारे पास 15 मिनट ही बचे अब शूटिंग के। तो डायलॉग याद है? मैंने सर मैं 5 जगह सुनाता हुआ आ रहा हूँ। तो बोले मेरे को भी सुना दो। उनको सुनाया। फिर इरफान सर से मेरे का मिला, तो झिझक थी, बोल तो कुछ नहीं पा रहा था। उनके साथ एक रिहर्सल की, रात का सीन था, शूटिंग हुई, एक्शन हुआ, सीन चलता गया। और एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि इरफान सर ने कोई लाइन थोड़ी कुछ और बोलनी थी, कुछ और बोल दी, और सबको ऐसा लगा कि कट हो जाएगा बिकॉज लाइन गड़बड़ हो गई है। लेकिन मैं बीइंग ए थिएटर आर्टिस्ट, मैंने उस लाइन को कुछ घुमा के कहीं और जोड़ के और सीन कैरी करवा दिया, और वो सीन कट हुआ, खत्म हो गया। और उसके बाद एकदम सब दौड़ गया, अरे यार तुमने कर दिया, तो वो सीन तो कट होने वाला था यार, तुमने वो चेंज। मैं तो फिर इरफान सर ने मेरे को बोला यार तुमने अच्छा किया यार, मैं वो गलत कर रहा था, तुमने 1 टेक में तुमने संभाल लिया उसको। मैंने सर थिएटर करता हूँ। बोले कहाँ से हो? मैंने टोल्ड हिम कि सर मैं भी जयपुर से हूँ। बोले अरे जयपुर से हो, अरे वाह मैं भी जयपुर से। मैंने कहा सर मुझे तो पता ही आप जयपुर से, आपका काम के तो हम कायल हैं शुरू से। तो बोले अच्छा तुम अच्छा करते हो, अपन करेंगे फिर आगे और काम करेंगे। तो वो मेरी उनसे इकलौती मुलाकात थी, बहुत अच्छा जेस्चर था, बहुत अच्छी वार्मथ थी, और मैं उनके साथ काम, चाहे 2-4 मिनट का ही सीन था, वो कर पाया, वो मेरी लाइफ टाइम मेमोरी है। वो मेरा एक काम इंसिडेंट वो था। ऐसे ही फिर स्ट्रगल के बहुत सारे किस्से रहे। तो मैं शुरू के 95 से लेके 2000 तक, मतलब मैंने स्ट्रगल, छोटे मोटे रोल। और फिर घर से प्रेशर नहीं होता था कि भाई अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है तो वापस ही आ जाओ, जैसे अक्सर होता है लोगों के साथ कि भाई हमने 1-2 साल स्ट्रगल किया, फिर घर वालों ने बोला अब वापस आ जाओ, नहीं हो पा रहा है? यार वो प्रेशर हमेशा था, बिकॉज कि क्या होता है ना, शुरू में जब टीवी में आप आए तो घर वाले खुश होते हैं, अरे हमारा बेटा दिखा। जब धीरे धीरे होता है वैसे वैसे रोल कर रहे हो आप, 1 मिनट 2 मिनट वाले, तो फिर लोगों को लगता है अरे ऐसा क्या ही कर रहा है, इससे अच्छा पढ़ाई लिखाई कर। तो वो प्रेशर आने लग गया था। बट देन फिर लगता था कि यार थोड़ी दिन और करता हूँ, फिर कोई काम मिल जाता था, फिर कोई छोटा रोल मिल जाता था। तो ऐसे करते करते वो चलता गया, टाइम चलता गया, स्ट्रगल। पर मैंने हार नहीं मानी। मतलब मैं था कि मतलब रोज सुबह अपना नहा धो के अपनी फोटो का थैला तैयार करके कभी स्टूडियो में जाता था, कभी किसी डायरेक्टर के ऑफिस पहुंच जाता था। तो करता रहा। ऐसे 4-5 साल मेरे पूरे फुल फ्लैजेड एक्टिंग के नाम में निकले। और इन सारी चीजों में कुछ तो इंटरेस्टिंग भी कभी कुछ हुआ होगा जो आपको ऐसे लगे यार ये बहुत चीज इंटरेस्टिंग हुई थी? यार बहुत थे किस्से, तो मतलब अब तो हंसी आती है। जैसे मैं जब आया था ना, तो मेरे को बॉडी बिल्डिंग का शौक था। मतलब मैं उस टाइम बहुत अच्छी मेरी फिजिक थी। मतलब मैं मान लो कि मैं संजय दत्त से इंस्पायर था, और उस टाइम 18-19-20 साल का ही था। तो मेरी बॉडी मतलब मेरे को लोग मुड़ मुड़ के देखते थे, मैं इतना मैंने बॉडी बना रखी थी। और लोकल अखाड़े में जाके, जिम के तो पैसे नहीं होते थे। तो मुझे ना एक बार हमारे मोहल्ले में ना एक लड़का जो था वो कुछ कोऑर्डिनेटर टाइप था, तो उसने बोला कि मॉडलिंग करोगे? मैंने भाई करा दे, काम तो चाहिए यार। तो उसने बोला एक ऐड है। मैंने हाँ ऐड तो कर ले, किसका ऐड है? बोले यार अंडरवेयर का ऐड है।